अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग कैनोनिकल इंजाम्बल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को किटल की बुक से पढ़ा रही हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी किटल की बुक रिकमेंड करती है और आलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी किटल की बुक को लाइक करती हैं, तो आपका ये कोर्स इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। तो कैनोनिकल इंजाम्बल के केस में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये 3 टर्म्स हैं जो कांस्टेंट होती हैं। द इंजाम्बल इन विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैनोनिकल इंजाम्बल। सो एन, वी एंड टी, ऐसे इंजाम्बल जिसमें तीनों कांस्टेंट हैं वो है कैनोनिकल इंजाम्बल। अब आपको पता होना चाहिए इंजाम्बल क्या है। तो इंजाम्बल के लिए, इंजाम्बल जो है ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिस्टम्स है। तो ये हमारे पास सिमिलर सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे सिमिलर सिस्टम्स हैं और इनकी कलेक्शन जो है ये इंजाम्बल है। तो कैनोनिकल के लिए ये 3 पैरामीटर्स, ये 3 हमारे पास जो टर्म्स हैं एन, वी एंड टी, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। बट ई जो है ये फ्लक्चुएट कर ले, मतलब चेंज हो जाए, वेरी करे। सो ई जो एनर्जी जो है ये फ्लक्चुएटिंग है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोगों ने जब माइक्रो कैनोनिकल इंजाम्बल वाला टॉपिक देखा था, तब हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो कैनोनिकल इंजाम्बल के केस में एन, वी एंड ई कांस्टेंट थे, ये 3 टर्म्स कांस्टेंट थी। बट इस केस में ई नहीं, बल्कि ई की बजाय टी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ई जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इस इंजाम्बल को, द इंजाम्बल इन विच एन, वी एंड टी आर कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैनोनिकल इंजाम्बल। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोग ये टी कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, ये सारे जो हमारी इंजाम्बल है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे हो सकता है। तो उसके लिए ये बात है कि सपोज करें हमारे पास ये कैनोनिकल इंजाम्बल है, ये जो सिस्टम है ये है कैनोनिकल इंजाम्बल, और ये इस सिस्टम को हम लोगों ने एक रेजरवायर से कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। ये रेजरवायर है और सिस्टम का नाम हम लोगों ने रखा है ए। इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है डेल गैमा एस है, ठीक है। डेल गैमा जो है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस को डिनोट करता है और सिस्टम के लिए ये होगा डेल गैमा एस। एंट्रोपी सिस्टम की है हमारे पास गैमा एस और एनर्जी जो हमारे पास इस सिस्टम की है वो है ई एस। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक रेजरवायर लगा दी और रेजरवायर के ज़रिए हम लोग, ये बी जो है ये हमारे पास रेजरवायर है और डेल गैमा आर जो है ये वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर है, गैमा आर एंट्रोपी ऑफ रेजरवायर है और ई आर हमारे पास एनर्जी ऑफ रेजरवायर है। अब इससे क्या होगा, जब आप रेजरवायर लगा देंगे तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ये सारे सिस्टम्स मैंने यहाँ पे इतनी जगह में कलेक्ट किए हैं। तो ये जो सारे सिस्टम्स हैं इनका टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के साथ, इसके अंदर जो ये जो वॉल्स हैं ना, ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं। पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि वॉल्स जो थी वो रिजिड थी। माइक्रो कैनोनिकल के केस में हमने देखा था वॉल जो थी वो रिजिड थी, इम्परमिएबल थी। बट इस केस में हम लोग देखेंगे कि वॉल्स जो हैं वो रिजिड हैं, इम्परमिएबल हैं और साथ साथ कंडक्टिंग है, ठीक है। टी का मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पे इनके दरमियान ये जो वॉल्स हैं ये हैं कंडक्टिंग। इससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर इसमें सारे टेम्परेचर जो हैं वो एक दूसरे के अंदर जाते रहेंगे और ओवरऑल जो सिस्टम है, इंजाम्बल है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओवरऑल इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इस तरह हम लोगों ने एन, वी एंड टी को कांस्टेंट कर लिया। इसका मतलब ये है कि जो छोटा सिस्टम है इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम, सबके नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर ओवरऑल का कांस्टेंट है, टेम्परेचर ओवरऑल का सेम है। बट यहाँ पे ये जो हम लोगों ने टेम्परेचर सेम कैसे होगा, टेम्परेचर सेम करने के लिए हम लोगों ने इन सबको एक रेजरवायर से कनेक्ट कर दिया ताकि इन लोगों के टेम्परेचर जो हैं वो वे एक दूसरे के अंदर आते जाते रहें और
इस तरह जो है वो टेम्परेचर सारे एग्जाम्पल का कांस्टेंट हो जाए। तो ये हम लोगों ने रेजरवायर के ज़रिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट किया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो एनर्जी फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई। तो इसके केस में हमारे पास जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स आपको पता चल गया कि वो इम्परमिएबल हैं, रिजिड हैं और कंडक्टिंग है। अब हम लोग इसकी कंडीशन देखते हैं कि ये पिछली बार हम लोगों ने माइक्रो कैनोनिकल के केस में कंडीशन देखी थी। तो उस केस में हम लोगों ने कहा था P विच इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो P इज़ अ फंक्शन ऑफ E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P जो है वो कॉन्स्टेंट तब होगा जब E इन बिटवीन ई टी एंड ई टी प्लस डेल ई के दरमियान होगा, अदरवाइज पी ई जो है ये ज़ीरो होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन है इसकी। इसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में अगर आपको शॉर्ट वाइज ये क्वेश्चन आए देन आप लोगों ने ये बातें, ठीक है, डेफिनेशन बतानी है, फिगर बना देनी है और ये कंडीशन बतानी है। इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन वाइज आ जाए देन आपने इसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह नेक्स्ट आगे सारी डेरिवेशंस भी करनी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में जब आए तो तब आपने यहाँ तक ये क्वेश्चन करना है। अब हम लोग जब हम लोगों ने माइक्रो कैनोनिकल के केस में हम लोगों ने देखा था कि ये कंडीशन जो थी तब हमारे पास थी E इज़ इक्वल टू ई नॉट, बट कैनोनिकल एग्जाम्पल के केस में ये कंडीशन चेंज है और ये है हमारे पास E इज़ इक्वल टू ई टी इन बिटवीन, E इज़ इन बिटवीन ई टी एंड ई टी प्लस डेल ई। अब प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो यहाँ पे DW जो है ये प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पे जो सिस्टम ये जो टोटल है, ठीक है, यहाँ इस पूरे टोटल की रेजरवायर और सिस्टम इन दोनों की टोटल की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल के वॉल्यूम के इक्वल होगी, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है टोटल के वॉल्यूम को। सो टोटल की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये C हम लोगों ने लगा दिया। अब ये जो हमारे पास ये D गैमा T है, ये D गैमा T इक्वल होता है D गैमा R एंड D गैमा S के, ठीक है। टोटल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल है। सो D गैमा T की जगह हम लोगों ने लिख लिया D गैमा R D गैमा S, ठीक है। रेजरवायर R डिनोट फॉर रेजरवायर, S डिनोट फॉर सिस्टम एंड T डिनोट फॉर टोटल, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टोटल की प्रोबेबिलिटी थी। अब प्रोबेबिलिटी इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के अंदर फेज पॉइंट, इस सिस्टम के लिए फेज पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो D ओमेगा S है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इक्वल है C D गैमा S डेल गैमा R के। ये जो डेल गैमा R है ये D गैमा R के इक्वल ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोगों ने पहली बात देखी प्रोबेबिलिटी के बारे में, दूसरी हम लोग देख रहे हैं एंट्रोपी के बारे में। हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 निकाली है, इसमें हम लोग डेल गैमा आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल गैमा आर की वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी कैलकुलेशन करने लगे हैं। तो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी का फार्मूला हमारे पास है एंट्रोपी इज इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा। तो ये फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर याद नहीं है मुझे, तो है ये फार्मूला एंट्रोपी के लिए मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो एंट्रोपी का ये फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया। रेजरवायर के लिए एंट्रोपी जो है वो सिग्मा आर है। सिग्मा आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा आर। अब डेल गैमा आर जो है ये हमारे पास इक्वल होगा, अगर दोनों साइड पे मैं एक्सपोनेंट ले लूँ, सो यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट लिया, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट लिया, लॉग एक्सपोनेंट से कट जाएगा। सो डेल गैमा आर जो है ये इक्वल आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ सिग्मा आर के, एक्सपोनेंट पावर सिग्मा आर। सो ये टर्म आ गई। और सिग्मा आर जो है ये हमारे पास जो सिग्मा आर है ये फंक्शन है ई आर का, ठीक है। ये आपका जो सिग्मा आर है यहाँ पे आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है ना। सो सिग्मा आर जो है, आपने कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कंडीशंस एक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन मैंने आप लोगों को करवाया तो उसमें मैंने
आप लोगों को बताया था, इफ़ द एंट्रोपी इज़ मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी देन एंट्रोपी विल बी कॉल्ड थर्मल एंट्रोपी। सो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए एंट्रोपी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी मैक्सिमम है, मीन्स डैट कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी मैक्सिमम है। सो एंट्रोपी यहाँ पे जो फंक्शन है वो एनर्जी का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे रेजरवायर के लिए एंट्रोपी, जो रेजरवायर की एंट्रोपी जो है वो रेजरवायर की एनर्जी का फंक्शन है। तो रेजरवायर की जो एनर्जी है वो आप देखें, टोटल एनर्जी जो है वो है ET, टोटल एनर्जी जो है वो ER प्लस ES का सम है, ठीक है। सो यहाँ से ER की वैल्यू निकाल ली, ER की वैल्यू है ET माइनस ES के इक्वल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन लगा दी, ये हमारे पास टेलर एक्सपेंशन। सो टेलर एक्सपेंशन का फार्मूला है f ऑफ x माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस h f डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला है, इससे हम लोग इस फंक्शन पर अप्लाई कर देते हैं। ये जो गैमा r है इसे हम लोग कहते हैं f के इक्वल रख लेते हैं, ET को हम लोग x के इक्वल रख लेते हैं और ES को हम लोग h के इक्वल रख लेते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला में सेम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो सिग्मा r ET माइनस ES इज इक्वल टू सिग्मा r इज़ द फंक्शन ऑफ ET, x जो था वो हमारा ET के इक्वल है, माइनस h जो है वो ES के इक्वल है। f डैश की जगह हम लोगों ने लिखा डेल बाय डेल ET, ठीक है। सो ये डैश को हम लोग डेरिवेटिव है इसे इस फॉर्म में लिख लिया। सो x की जगह पे हम लोगों ने लिखा डेल गैमा r ET जो है वो x की जगह लिख लिया हम लोगों ने, प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो हायर टर्म्स जो थी ये हम लोगों ने निगलेक्ट कर दी हैं, इससे अगली जितनी भी टर्म्स थी वो निगलेक्ट क्यों की हैं, बिकॉज देखें आपके पास h जो है h है आपके पास ES के इक्वल, ठीक है। तो EH के इक्वल है आपके पास h, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास ET आएगा। डिनोमिनेटर में नेक्स्ट आपके पास डेल स्क्वायर ET, डेल क्यूब ET इस तरह आते जाएंगे, डेल ET स्क्वायर, डेल ET क्यूब इस तरह आएंगे डिनोमिनेटर में। जब आपके पास डिनोमिनेटर में ET है और नोमिनेटर में आपके पास ES है, ठीक है, नोमिनेटर में ES है और डिनोमिनेटर में ET है, और डिनोमिनेटर आपका देखें जो कंप्लीट जो हमारा पूरा टोटल एनर्जी जो है पूरे के पूरे माइक्रो कैनोनिकल, ये देखें ये आपका सिस्टम कैनोनिकल एग्जाम्पल बना रहा था, पर यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी जो है ES और ER ये तो कांस्टेंट है, पूरे के पूरे इस वाले सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है। सो इसका मतलब कि ये जो पूरी की पूरी एग्जाम्पल है ये माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल के केस में N, V एंड E कांस्टेंट होने चाहिए थे। सो यहाँ पे देखें N और V तो कांस्टेंट हैं, बट E फ्लक्चुएट कर रहा था इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए, ठीक है, ये जो कलेक्शन ऑफ सिस्टम है यहाँ पे। बट देखें जब रेजरवायर से कनेक्ट कर दिया तो सिस्टम और रेजरवायर की एनर्जी टोटल जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी। सो जब टोटल कांस्टेंट रहेगी तो इसका मतलब ये जो हमारा बिगर सिस्टम है ये माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल बना रहा है, और ये स्मॉलर सिस्टम जो है जो कि कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स है ये भी एग्जाम्पल ही है, ये कैनोनिकल एग्जाम्पल बना रहा है। और इसकी वॉल्स जो हैं ये वाली बाहर वाली ये आइसोलेटेड है, हीट इन एंड आउट नहीं हो सकती। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने ES जो है ये हमारे पास स्मॉलर है, ET बिगर है, डिनोमिनेटर में टर्म बिगर है, तो डिनोमिनेटर की टर्म जब बिगर होती है तो आंसर जो है वो स्मॉलर होता जाता है। तो जब आंसर स्मॉलर होता जाएगा तो हम इन टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हायर टर्म्स हम लोगों ने निगलेक्ट कर दी। अब हमारे पास ये जो डेल सिग्मा R बाय डेल ET जो है ये 1 बाय T के इक्वल है, ठीक है। तो ये 1 बाय T के इक्वल हम लोग आप लोगों को कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम वाले केस में ही ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, थर्मल एक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है।
थर्मल एक्विलिब्रियम के केस में हमने आपको पढ़ाया था कि डेल सिग्मा बाय डेल ई जो है ये 1/t के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1/t लगा लिया। अब ये हमारे पास सिग्मा आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप देखें तो ये वाला आपको सिग्मा आर चाहिए था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिग्मा आर की वैल्यू पुट करेंगे और अपनी वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस विद रिस्पेक्ट टू रेजरवायर जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। यही बात मैंने आपको बताई थी कि हम लोग कैलकुलेशन इस टर्म के लिए करने लगे हैं। सो ये इस टर्म के लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी हमने निकाल ली हैं। यहाँ पुट करेंगे इस वाली टर्म में सिग्मा आर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट, ये टर्म आपने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद इस सारी टर्म को डेल गैमा आर की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को आपने 2 में और 2 को आपने 1 में पुट कर दिया। तो 2 को जब 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने डी ओमेगा एस की वैल्यू निकाल ली है जो कि है सी डी गैमा एस ई की पावर सिग्मा आर ई टी। सिग्मा आर इज़ द फंक्शन ऑफ ई टी डॉट विच इज़ शोइंग हेयर द मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस ई एस बाय टी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डी ओमेगा एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, निकाल ली है। सो अब हम लोग डी ओमेगा एस में ये जो टर्म है ये C एंड दिस टर्म, इस टर्म को मैं A के इक्वल कहती हूँ। ये टर्म मैं A के इक्वल ले लेती हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस टर्म को A के इक्वल लिख लिया और हमारे पास आ गया A e की पावर माइनस ई एस बाय टी डी गैमा एस। A जो है ये हम लोगों ने एक कांस्टेंट कंसीडर किया, ठीक है। सो A इस टर्म को मैंने कांस्टेंट के तौर पर लिख लिया जो कि है एंट्रोपी, जो कि एंट्रोपी ऑफ रेजरवायर के लिए ये टर्म थी। अब हमारे पास जो एंट्रोपी ऑफ द अब ये जो एंट्रोपी है इसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो है पूरे सिस्टम के लिए वो होती है 1, ठीक है। सो इस टर्म को मैंने इंटेग्रल की फॉर्म में लिख लिया। इंटेग्रल की फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी, ये टर्म जो है इक्वल का साइन नहीं लगाया, ठीक है। तो ये टर्म जो है प्रोबेबिलिटी, ये भी टर्म प्रोबेबिलिटी थी ना, तो प्रोबेबिलिटी फॉर द होल स्पेस इज 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी W से DW से और यहाँ पे P से डिनोट कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी फॉर होल स्पेस इज 1। सो ये इन टर्म्स को कंपेयर करने से पता चला कि ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये जो है इसकी वैल्यू दिस है। सो इसे हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हम लोग E को स्पेसिफाई जो है ये सिस्टम के लिए, और अगर हमारे पास 1 2 3 4 कुछ ज़्यादा सिस्टम हो तो इसे मैं जनरल E ही लिख लेती हूँ, और अगर यहाँ पे 2 सिस्टम्स हों तो इसे E1 एंड E2 की केस में E1 एंड E2 की फॉर्म में लिख लिया जाएगा। अब हम लोग एक्विलिब्रियम कंडीशन देखने लगे हैं कि एक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास क्या है। सो एक्विलिब्रियम में जो हमारे पास जब एक्विलिब्रियम आता है तब हमारे पास ES जो है ये सिस्टम की एनर्जी जो है जब ज़ीरो होती है, सारी की सारी मीन्स ये आपका अंदर सिस्टम है, एग्जाम्पल में ये आपका सिस्टम, और सारी की सारी इसकी एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है। देन इन डैट केस एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी सिस्टम की, इस स्मॉल सिस्टम की, सब सिस्टम की जो एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। और आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है यहाँ पे जब हम लोग E की यहाँ पे 0 पुट करेंगे देन एक्सपोनेंट की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू A आ जाएगी और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर ऐसा हो कि सारी की सारी एनर्जी जो है
वो रेजरवायर से निकल कर सिस्टम के अंदर चले जाए, सारी की सारी एनर्जी रेजरवायर से निकलकर सिस्टम के अंदर चले जाए, देन इन डैट केस सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे आप जब मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, सो एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव में जब मैक्सिमम होती है, नेगेटिव में जब एक्सपोनेंट को एक बड़ी वैल्यू मिल जाती है, तो ये मिनिमम हो जाता है। एक्सपोनेंट जो है ये मिनिमम वैल्यू देन प्रोवाइड करता है। सो इसे हम लोगों ने इसी तरह लिखा। सो इससे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी। अब हम लोगों ने आपके पास जो थी, ये जो आपके पास P जो है ये डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। और ये जो DE जो आप लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की आप लोगों ने ये वैल्यू याद की थी, ये वैल्यू निकाली थी, कैलकुलेट की थी। सो अब बुक के अंदर ये सॉलिड स्टेट वाले टॉपिक को उठा के ये थोड़ा सा काम किया गया था, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को बुक से करने में आसानी रहे। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये वो वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की, और ये वो वैल्यू है जो कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में पढ़ी है। सो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की हम लोगों ने वैल्यू पढ़ी है V/2 पाई स्क्वायर 2m/h कट स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर 1/2। यहाँ पे ये जो सारी टर्म है ये है कांस्टेंट, इसे मैं B कांस्टेंट कह देती हूँ। ये A कांस्टेंट था, इसे मैं B कह देती हूँ। ये V वॉल्यूम था, M मैस था, पाई 2 पाई ये कांस्टेंट है, H कट जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और E जो था ये आपके पास एनर्जी था। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिलेशंस देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों ने ये देखा कि जब आपकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है, देन इन डैट केस आपकी ये जो डेंसिटी है ये कम होती जाती है, ठीक है। तो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ही है। सो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन डैट केस आपने देखा कि ये कम हो रही है, डेंसिटी एनर्जी के ज़्यादा होने से डेंसिटी कम हो रही है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, जो कि हम लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में ही प्लॉट कर चुके हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब E मैक्सिमम होता है तो तब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू भी मैक्सिमम हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एनर्जी ज़्यादा होने से ये वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं। इवन ये दोनों की दोनों टर्म्स जो हैं ये डेंसिटी को ही डिनोट कर रही हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों को पता चला कि ये जो हमारी एनर्जी है ये इन दोनों फंक्शंस पर डिपेंड कर रही है। तो हम लोगों ने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके लिख लिया, कंबाइन करके इसे f ऑफ e कह दिया। सो अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन किया तो हमारे पास ये शेप बन गई, और हमारे पास ये जो पीक वैल्यू आई, यहाँ पे ये पीक वैल्यू हमें एवरेज एनर्जी के बारे में बताती है। आप लोगों को पहले भी बताया था कि एट द पीक, यहाँ पे ये जो पीक होती है यहाँ पे एनर्जी की एवरेज वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो ये हम लोगों ने फंक्शंस को कंबाइन करके एक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोगों ने इन टर्म्स को देखा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक्विलिब्रियम कंडीशन वाला ये टॉपिक शॉर्ट में आ जाए, देन आप लोगों ने जस्ट इतनी टर्म्स को ये जो दो आपके पास इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट टू, आपने सिर्फ इन दो को निकालना है, और इनके लिए आप लोगों ने ये फिगर्स बना देनी है और थोड़ी सी इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन दे देनी है। और अगर लॉन्ग वाइज आ जाए देन आप लोगों ने ये ग्राफ्स वगैरह सब कुछ बनाना है। अब हम लोग देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं कैनोनिकल एंसेम्बल के लिए। तो एंट्रोपी की वैल्यू है सिग्मा इज इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा। अब यहाँ पे डेल गैमा जो है ये फंक्शन ऑफ ई है, क्योंकि कैनोनिकल एंसेम्बल में हमारा ई जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये जो फेज स्पेस का वॉल्यूम है ये फंक्शन ऑफ ई है। एंट्रोपी जो है ये फंक्शन ऑफ ई है बेसिकली। अब हमारे पास जो डेंसिटी है इस पॉइंट पर, डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था ये पी ई बार, मैं इसे कह रही हूँ, इस सेंट्रल वाले इस पॉइंट को मैं ई बार से डिनोट कर रही हूँ। तो इस पॉइंट पर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैक्सिमम होता है। जब मैक्सिमम हो तो उसके लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं और इसे 1 के इक्वल रखते हैं। सो यहाँ पे पी, अच्छा यहाँ पे स्पेस जो थी हमारे पास फेज स्पेस थी, इसलिए हम लोगों ने डेल गैमा ई का वर्ड यूज़ किया यहाँ पे साथ।
सो पी ई बार डेल गैमा ई इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें पता चला कि डेल गैमा ई जो है ये 1 बाय पी ई बार के इक्वल है। यहाँ पे हम लोगों ने पी ई बार की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये जो पी जो है ये इस तरह का पी है, थोड़ा सा यहाँ डेंसिटी वाला, ठीक है। सो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट की। अब हम लोग एंट्रोपी के इस फार्मूला में हम लोग अपनी ये वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉग ऑफ डेल गैमा ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो डेल गैमा ई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, ए का इन्वर्स आ गया और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। सो यहाँ पे लॉग लिया, लॉग ऑफ ए, अच्छा इन्वर्स का यहाँ पे पावर माइनस जो थी ये इसके साथ आ गई। अब ये मल्टीप्लिकेशन में था तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लगाया, इसकी पावर साथ आ गई और लॉग ऑफ ई आ गया, बेस के साथ लॉग आ गया, यहाँ पे बेस आपकी ई थी, ठीक है। लॉग ऑफ ई जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास आ गया सिग्मा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए प्लस ई बाई टी। ई को मैंने यू से डिनोट कर दिया, यू भी एनर्जी को ही डिनोट करता है और ई भी एनर्जी को ही डिनोट करता है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। ये वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलने। तो ये वैल्यू हम लोगों ने सिग्मा की कैलकुलेट की थी। सिग्मा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए प्लस यू बाई टी। यू जो है आपका एनर्जी ही है, ठीक है। बस बुक में ई को उन्होंने यू से रिप्लेस किया था तो सो मैंने भी रिप्लेस कर दिया पर, लेकिन ये एनर्जी को ही डिनोट कर रहा है। यहाँ से लॉग ऑफ ए की हम लोगों ने वैल्यू निकाली। लॉग ऑफ ए जो है वो इक्वल आया यू बाई टी माइनस सिग्मा। अब इसका थोड़ा सा हम लोगों ने वो यू माइनस टी सिग्मा, यहाँ पे हम लोगों ने वो इस चीज़ को नाम नहीं मुझे याद आ रहा, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व किया। सो टी सिग्मा बाय टी आ गया आपके पास। सो यू माइनस टी सिग्मा जो है ये ऊपर वाली टर्म ये आपके पास है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के इक्वल। ये आपके पास इक्वल है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ठीक है। सो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू आप लोगों ने याद कर लेनी है। ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि पेपर में भूल जाते हैं। सो याद हो तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे लॉग ऑफ ए जो है ये एफ बाई टी के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दोनों साइड पर हम लोग एक्सपोनेंट लेंगे। सो यहाँ पे एक्सपोनेंट लेंगे, सो ये लॉग एक्सपोनेंट से कट हो जाएगा। सो ई की पावर एफ बाई टी आ जाएगी। सो ये आपके पास ए की वैल्यू आई है। ये ए वो कांस्टेंट है जो कि हम लोगों ने तब यूज़ किया था और मैंने आपको बताया था कि ए जो है ये हमारे पास रेजरवायर की एंट्रोपी का कांस्टेंट है। ये रेजरवायर की एंट्रोपी को डिनोट करता है। अब हम लोगों ने इसी ए को जो रेजरवायर की एंट्रोपी को डिनोट कर रहा था उसे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की फॉर्म में निकाल लिया। ये दो फार्मूलाज। अब हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का वैल्यू निकाली थी। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू ए ई की पावर माइनस ई बाई टी जो कि यहाँ पे भी यूज़ की थी, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की ये वैल्यू आप लोगों ने ली और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दी। ए की वैल्यू है ई की पावर एफ बाई टी। सो यहाँ पे पुट कर दी, आपके पास बन गया ई की पावर एफ माइनस ई बाई टी। इनकी पावर्स जो हैं बेस सेम हो तो पावर्स कॉमन हो जाती हैं। अब आप लोगों ने देखा कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है अगर मैक्सिमम हो, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो कि यहाँ पे मैक्सिमम थी, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म को देखें, इस फॉर्म को, तो यहाँ पे इंटेग्रल भी लगाया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे डी सिग्मा, यहाँ पे हम लोगों ने इस टर्म को अच्छा ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की जो वैल्यू निकाली है इसके इंटेग्रल एंड डी गैमा हम लोगों ने ले लिया, इंटेग्रल एंड डी गैमा की फॉर्म में लिख लिया। ये कांस्टेंट फंक्शन था और ये डिपेंड कर रहा था। सो ये इंडिपेंडेंट था और ये डिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट फंक्शन को हम लोगों ने इंटेग्रल से बाहर लिख लिया
और डिपेंडेंट फंक्शन को इंटेग्रल के अंदर लिखा। सो ये टर्म 1 के इक्वल है एट द पीक वैल्यू, ठीक है। सो पीक वैल्यू पर हम लोगों ने ये बात देखी। सो यहाँ पे ये टर्म जो कि मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी और ये दिस टर्म से हम निकालेंगे इंटेग्रल e⁻e/t d गैमा इज इक्वल टू e⁻f/t, ठीक है। सो इस इक्वेशन को भी आपने याद रखना है, ये 2 इक्वेशन तो ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद आपने देखा पार्टीशन फंक्शन। सो कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए आपके पास पार्टीशन फंक्शन क्या है। सो पार्टीशन फंक्शन जो है ये जो हम लोग कब से निकाल के घूम रहे हैं और इसके साथ इतनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सो ये फंक्शन आपके पास है पार्टीशन फंक्शन। सो ये फंक्शन है आपके पास पार्टीशन फंक्शन। अगर आपके पास एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूज़ है, मींस आपके पास एनर्जी की वैल्यू है 0, 0.1, 0.2 अप टू सो ऑन, ठीक है, कोई भी अंदर गैप नहीं है, एनर्जी की वैल्यू कंटिन्यूज़ है, देन इन डैट केस हम लोग इंटेग्रल लेंगे। ये क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए। ये क्लासिकल वैल्यू है और ये क्वांटम वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूज़ है और अगर आपका फंक्शन डिस्क्रीट है इस फॉर्म में 0, 1, 2, 3, सो डिस्क्रीट फंक्शन के लिए हम लोग इंटेग्रल की बजाय समिशन यूज़ करते हैं और यहाँ पे आई यूज़ कर लिया। सो e⁻ei/t आ जाएगा। सो हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए बेस से स्टार्ट करके, जो कि आप लोगों को बेस हमारे पाकिस्तान में नहीं कराई जाती, बेस के लिए जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में आप लोगों को बेस कैनोनिकल एग्जाम्पल की थोड़ी सी करा दी जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि आप इतना शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, उससे करते हुए हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाली। प्रोबेबिलिटी से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू निकाली। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने एक्विलिब्रियम कंडीशंस पर बात की। बुक के अंदर जितना फुल फ्लैश टॉपिक था मैंने कंप्लीट कवर कराया। सो एक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात की, हम लोगों ने देखा कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, कहाँ पे मिनिमम आती है। फिर ये ग्राफ्स देखें, सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा टच लाया। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्रोपी की वैल्यू निकाली। एंट्रोपी के बाद हम लोगों ने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाली। पार्टीशन फंक्शंस के बारे में देखा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।